Hello students, this is Avi Saxena. Welcome to the economics class once again. चैप्टर आपको पता ही है, पार्ट सेकंड चल रहा है अपना। चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947-1990। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कुछ इसमें बता चुका हूँ इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस क्या हैं और कुछ और भी टॉपिक्स जो हमने क्लियर किए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और टॉपिक्स है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। एक्चुअल में क्या था मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा इसमें ब्रीफली कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था। कुछ गवर्नमेंट को जहां जहां इंडस्ट्रीज में कमी नजर आती थी, गवर्नमेंट पूरा का प्रयास करती थी उनको दूर करने का। लेकिन पहले कोई भी एक ऐसा फिक्स्ड गवर्नमेंट का रोल नहीं था कि गवर्नमेंट को वो रोल गवर्नमेंट को प्ले करना ही करना है। वेयर एवर गवर्नमेंट इज फाइंडिंग शॉर्टकमिंग्स, गवर्नमेंट उसको पूरा करती जा रही थी। जहां गवर्नमेंट को कमी नजर आती थी, गवर्नमेंट उसको पूरा कर देती थी, सही कर देती थी, अपना रोल प्ले करती थी। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ठीक से हो नहीं पा रहा था, तो जरूरत पड़ी रेजोल्यूशन लाने की। तो जैसे आप पता है हमारे 5 ईयर प्लान चैप्टर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने आपको। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसकी ड्यूरेशन थी 1956 टू 1961, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को 1956 के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। तो अब है क्या ये आईपीआर? गवर्नमेंट का प्रॉपर डिक्लेरेशन था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा वो फिक्स कर दिया गया कि गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये रोल तो प्ले करना ही होगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में ये था आपका कि गवर्नमेंट का रोल जो था, डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सरकार का क्या रोल रहना चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, इसको ठीक से डिक्लेयर किया था, डिफाइंड किया था आईपीआर में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1956 में। तो गवर्नमेंट बच नहीं सकती, फिर गवर्नमेंट बच नहीं पाई अपने रोल से। चलिए ये थोड़ा मैं आपको ब्रीफ बता दिया। अब हम बात करते हैं इसमें ऐसा क्या किया गया जिसमें इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, आईपीआर के एलिमेंट्स क्या क्या इसमें डिसाइड किया गया। तो हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स की या इसके फीचर्स की, क्या क्या किया गया आईपीआर में। नंबर 1, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, गवर्नमेंट ने किया, लेकिन गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं कर रही थी पहले। तो जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस का नंबर आया, तब जाके कमियां निकल के आई, फिर कुछ पॉलिसी बनाई गई कि गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए इसमें। तो वही आईपीआर आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरीज क्या थी? नंबर 1 कैटेगरी थी पब्लिक सेक्टर। सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया। ऑलमोस्ट अबाउट 21 से 17 इंडस्ट्रीज हो गई थी। 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। सरकार को ही उसमें सब कुछ करना था, इसमें लाइसेंसिंग वगैरह की कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी, सब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी सारी। तो पब्लिक सेक्टर एक कैटेगरी हो गई आपकी। नंबर 2 कैटेगरी में क्या था, यानी पब्लिक सेक्टर में लीडिंग रोल किसका था? गवर्नमेंट का ही था लीडिंग रोल इंडस्ट्री में। अब सेकंड इंडस्ट्री जो थी, सेकंड कैटेगरी में उन इंडस्ट्री को डाला गया जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर
यानी पब्लिक सेक्टर का रोल भी था और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो था प्राइमरी रोल, प्राइमरी रोल था पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल था सेकेंडरी रोल। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा छूट नहीं दी थी, ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी थी। हालांकि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल पूरा रहता था, लेकिन प्राथमिक जो भूमिका थी वो सरकार ने अपने पास रखी। फिर जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर यानी कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, पब्लिक और प्राइवेट और पब्लिक, इन दोनों के बाद जो कुछ इंडस्ट्रीज बची थी वो गवर्नमेंट ने नंबर सी कैटेगरी में डाल दिया, वो दे दिया पूरा पूरा प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दे दिया। वो आप चलाइए इसको, आप रन कर सकते हैं इंडस्ट्री। तो 3 कैटेगरीज हैं, 3-4 क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरी इंडस्ट्री की। पहले पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री, नंबर सेकेंड आपकी आई पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों, फिर कुछ इंडस्ट्रीज बची तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। लेकिन वो भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री भी जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को छोड़ी थी, उसमें भी गवर्नमेंट का पूरा पूरा रेगुलेशन रहता था। वो रेगुलेशन क्या रहता था, सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट में है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग राज, लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर रखा था। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए सेपरेटली रिजर्व कर दी थी कि प्राइवेट सेक्टर उनको चला सकते हैं आराम से, उनको भी लाइसेंस लेकर ही चलाते थे वो लोग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज अ सिस्टम ऑफ परमिट obtained by the private entrepreneurs from the government for running their industries, running their enterprises। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम है। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगाने का मेन उद्देश्य क्या था उनका, गवर्नमेंट का 2 कारण थे। पहला कारण कि वो अपनी मनमानी ना कर पाए प्राइवेट लोग, और सेकंड उद्देश्य था, जो मेन मोटिव था उनका गवर्नमेंट का, वो था बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। यानी कि जो डेवलप्ड एरियाज में, विकसित क्षेत्रों में, शहरों में जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उनको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, लाइसेंसिंग की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, परमिशन लेके इंडस्ट्री वो चला सकते हैं। लेकिन जो लोग बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री चलाएंगे, बैकवर्ड एरियाज में, पिछड़े क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम से रिलीफ दी गई, छूट दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करें अपनी इस छूट का फायदा उठाने के लिए। ज़्यादा गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं पूरी करनी पड़ेंगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत टाइम लगता है शुरू होने में, बहुत सारी फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी, उल्टा गवर्नमेंट का सपोर्ट था उनको, लाइसेंसिंग से उनको छूट दी गई थी, आप बिना लाइसेंस के इंडस्ट्री चला सकते हो। तो ये भी एक मेन उद्देश्य था। 2 एलिमेंट हो गए इसके, 3-4 क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। थर्ड और इसका एक पॉइंट है इंडस्ट्रियल सोप्स। इंडस्ट्रियल सोप्स, इंडस्ट्रियल सोप्स हम बोल सकते हैं एक तरीके से कंसेशंस को, इंडस्ट्रियल कंसेशंस और रिलीफ, थोड़ी छूट दी गई। क्या छूट थी वो, जो बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उनको इंडस्ट्रियल सोप्स की फैसिलिटी मिलती थी, लाइक टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे, टैक्स हॉलिडेज क्या होता है, टैक्स हॉलिडे होता है कि जो टैक्स, एक तो टैक्स उनको कम लगता था बैकवर्ड एरिया में जो इंडस्ट्री सेटअप करते थे, दूसरी बात जो एक डेडलाइन होती थी टैक्स पे करने की, एक टाइम पीरियड होता था टैक्स पे करने का, वो जो बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उनके लिए वो टाइम बाउंडेशन एक्सटेंड कर देती गवर्नमेंट। सपोज करिए अगर 31 मार्च तक सभी इंडस्ट्रीज को टैक्स पे करना है, उसके बाद पेनल्टी लगेगी, तो बैकवर्ड एरियाज में जिन लोगों की इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों को ये सुविधा मिलती है टैक्स हॉलिडे की, कि वो थोड़ा टाइम उनको और दे दिया जाता था, कुछ महीनों का टाइम उनको। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी टैक्स हॉलिडेज की, तो कुछ उनको टाइम आगे बढ़ा के दे दिया जाता था। बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं
उनको थोड़ा सा टाइम और मिल जाता था पे करने के लिए। दूसरी बात, फैसिलिटी थी उनको सब्सिडाइज्ड सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, यानी कि जो बिजली की सप्लाई होती थी बैकवर्ड रीजन्स की इंडस्ट्रीज में, उनको बिजली की रेट लगती थी सब्सिडाइज रेट्स पर मिलती थी बिजली, यानी बिजली पर भी उनको, इलेक्ट्रिसिटी पर भी उनको सब्सिडी मिलती थी। तो वो लोग, उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, उनके बिल्स का। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जो आईपीआर के एलिमेंट्स हैं। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल सोप्स। इसके बाद हम बात करें, अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं। अब हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तो बहुत है ही है, इक्वलिटी में भी बहुत है। हर तरीके के इंसान को जॉब मिल जाती है यहाँ पर, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो। तो इससे क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता था। उस समय हम बात कर रहे हैं 1950 के आसपास की। तो उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती थी जिसका जो हम बात कर रहे हैं 1950s की, वो इंडस्ट्री आती थी स्मॉल स्केल में जिसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सीड नहीं करता था लगभग 5 लाख से। 5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता था, वो आती थी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो इसको हम लोग विलेज इंडस्ट्रीज भी कहते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं, इससे इसके बारे में सब पता चल जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, चलिए इसके फीचर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्या फीचर्स थे। फर्स्ट पॉइंट है एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। यानी कि लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता था यहाँ पर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतना कैपिटल ही नहीं होता है कि वो लोग मशीन वगैरह लगा पाएँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, लेबर इंटेंसिव होता है, ऐसा लेबर काम करते हैं मशीनों की जगह पर, इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड फीचर की इसकी, एसएसआई इज लोकेशनल फ्लेक्सिबल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, लोकेशन को लेके फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और इससे क्या होता है, इसलिए ये क्या होती है, इक्वालिटी ओरिएंटेड। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को आप एक जगह से दूसरे शिफ्ट करोगे, इट विल टेक टाइम एंड ऑफ कोर्स इट विल इनकर ह्यूज कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, बैकवर्ड रीजन्स में आराम से स्टैब्लिश हो जाती हैं। बैकवर्ड रीजन्स में स्टैब्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड रीजन्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वालिटी ओरिएंटेड। यानी बैकवर्ड रीजन, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ओरिएंटेड। बैकवर्ड रीजन्स का भी डेवलपमेंट होता है, वहाँ की बिजली अच्छी हो जाती है, वहाँ की सड़कें बन जाती हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इससे समानता पैदा होती है, समाज में इक्वालिटी पैदा होती है, जनरेट होती है इक्वालिटी। तो लोकेशन को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इक्वालिटी ओरिएंटेड रहती है। थर्ड फीचर की बात करें इसमें, तो आप सब जानते ही, पता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसमें, स्मॉल इन्वेस्टमेंट में ही काम हो जाता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट में ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। 5 लाख रुपए तक की कैपिटल है आप पर, इससे भी कम कैपिटल है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में आ जाएगा। और स्मॉल इन्वेस्टमेंट जिनके पास है वो भी अपना एंटरप्राइज, अपनी इंडस्ट्री रन कर सकते हैं आराम से। इसलिए ये यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं इसको कि इक्विटी ओरिएंटेड है, ये भी इक्विटी ओरिएंटेड या इक्वालिटी ओरिएंटेड।
क्योंकि जिन लोगों के पास कैपिटल कम है वो लोग भी इंडस्ट्री रन कर सकते हैं आराम से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हम आज भी देखें, जो एमएसएमई होता है, अपने प्राइम मिनिस्टर अपने देश की इकोनॉमी जिससे बढ़ने पर जो जोर देते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री हर एक कोई रन नहीं कर सकता, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड देयर। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर तब भी फोकस किया गया था, आज भी फोकस किया जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नोट्स बनाते जाइए आप इसके। चलिए आगे कुछ और टॉपिक्स बचे हैं इसमें, ये टॉपिक्स वो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं हम लोग। आज के लिए इतना काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय गाइस।